Hello guys, welcome to Ambition Classes. This is शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज की वजह से या फाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज की वजह से। डेरिवेशन थोड़ा सा टफ हो गया था, लेकिन अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके उसको समझ सकते हैं। मैं लाइव क्लास लेकर के आपको समझा दूंगा अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सेमी सर्कुलर रिंग। अगर ऐसी कोई सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर, यहाँ सेंटर पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पता है। यहाँ पे हमको इस सेमी सर्कुलर रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा पता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, दैट वाज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेम्डा है, सो वी हैव लेम्डा हियर। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबको पता है हमको एक छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने पिंक कलर का ये एक छोटा सा एलिमेंट माना। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है बच्चों dl, और ये एलिमेंट यहाँ सेंटर पे जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट को मैंने O नाम दिया है। इस पर ये बहुत छोटा सा, क्योंकि एलिमेंट छोटा सा है तो एंगल भी बहुत छोटा सा बनाएगा। लेट अस सपोज दिस एंगल इज d थीटा। ये एंगल d थीटा है और x एक्सिस से इसका एंगल थीटा है। ये जो पॉइंट है इसकी सरफेस का, इस पॉइंट का नाम मैं P बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये P हो गया आपका, ये O हो गया, ये एंगल बहुत छोटा सा है d थीटा हो गया, और ये x एक्सिस से इसका एंगल थीटा हो गया। अब आप सोचिए अगर ये dl एलिमेंट पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो ऑब्वियस है इससे अवे क्रिएट होगी बेटा। तो ये देखिए इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ आपको। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी समथिंग लाइक दिस। इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। लेट अस सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है DE। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है और मैं एक्स एक्सिस को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये DE है तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ नीचे की तरफ भी होगा जिसकी वैल्यू होगी बच्चों DE sin थीटा। लेकिन आप सबको पता है इस टाइप के डेरिवेशंस में अगर एक सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर मान लिया जाएगा तो इस एलिमेंट की वजह से भी आप सोचो सेंटर पे एंगल d थीटा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड DE बनेगी, फिर से उसके कंपोनेंट होंगे DE cos थीटा और ऊपर की तरफ होगा DE sin थीटा। तो DE sin थीटा से DE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इन x डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है DE cos थीटा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग इस DE की वैल्यू लिखते हैं। जो DE है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई DE क्या है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन डिस्टेंस बाई कितनी है। लेट अस सपोज रेडियस इसका जो है वो स्मॉल a है, तो डिस्टेंस अपॉन स्मॉल a स्क्वायर इंटू cos थीटा हो जाएगा। भाई DE x निकाल रहे हैं ना हम लोग, DE cos थीटा, तो DE वैल्यू हो गई और cos थीटा हमने रख दिया। क्लियर है। अब देखिए आगे, वी कैन राइट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। ये जो DQ है इसका मतलब क्या है, ये जो पिंक कलर का छोटा सा एलिमेंट आपको दिख रहा है, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज। ये एलिमेंट का चार्ज कैसे मिलेगा आप सोचो। लेम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज था वहां पर DQ और लेंथ उसका था DL। तो आप खुद चेक करिए DQ की वैल्यू क्या हमको लेम्डा इंटू DL मिल गई है। तो वही वैल्यू लेम्डा इंटू DL हमने उठा करके रख दिया, a स्क्वायर इंटू cos थीटा। एक छोटी सी चीज यहाँ पर और यूज करूंगा,
जो कि फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो आप सोचो ये छोटे से एलिमेंट ने जो एंगल बनाया है बेटा वो छोटा सा एंगल है डी थीटा, आर्क की ये जो लेंथ है वो डीएल के बराबर है और रेडियस उसका ए के बराबर है। तो आप सोचो इस डीएल की जगह क्या हम लोग ए डी थीटा लिख सकते हैं? तो वही वैल्यू मैं उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, वी वुड हैव टू इंटीग्रेट इट। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, एक ए से एक ए देखिए कैंसिल हो गया और फाइनली मैं इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ। फाइनली ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों ये थीटा के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा क्या है जरा सोचिएगा, ध्यान से डायग्राम को देखिए। मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ जिस तरीके से हम लोग लिमिट डिसाइड करते हैं। थीटा है क्या? थीटा है एक्स एक्सिस से उस एलिमेंट को सेंटर से मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल ही तो है बेटा थीटा। ठीक, अब सोचो ये एलिमेंट हो सकता है सबसे ऊपर होता या हो सकता है सबसे नीचे होता, यही दो तो एक्सट्रीम कंडीशंस है ना। अगर ये यहाँ सबसे नीचे होता, ये जो डीएल एलिमेंट आपने माना है, अगर ये यहाँ सबसे नीचे होता तो आप चेक करो यही थीटा एंगल कितना हो जाता? 90 डिग्री। इसलिए ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम -π/2 टू +π/2, क्योंकि वो इस डायरेक्शन से लेकर के इस डायरेक्शन तक होता। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? -90 से +90 तक हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया है। नाउ वी कैन सिंपली राइट इट, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए सब बाहर आएगा, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम -π/2 टू +π/2। जल्दी से लिमिट्स लगाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, अपर लिमिट रखेंगे साइन π/2 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे साइन -π/2 होगा जिसकी वैल्यू -1 है। तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा और फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इट मीन्स इस सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। एनी डाउट इन दिस? एक सिंपल सा प्यारा सा डेरिवेशन है, अक्सर ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें एक लाइन आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए थ्योरेटिकली, वो ये है वर्टिकल component of electric field that is dE sin theta would be cancelled out from similar element if we draw here। अगर ये सिमिलर एलिमेंट मैं यहाँ नीचे बना दूंगा तो वो जो dE sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख करके दिखा देना चाहिए इस तरीके से। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ही डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में देखते हैं। देखो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस डेरिवेशंस करवा दे रहा हूँ
ताकि आपके अंदर कोई भी ऐसा डाउट न रह जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या पूछा जा रहा है। इसलिए क्योंकि पहला चैप्टर है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसकी जम के प्रैक्टिस कर लें। बच्चों मैं आपको पिछले 11 लेक्चर्स दे चुका हूँ, ये आपका 12th लेक्चर है, 12वां लेक्चर है, ठीक है। 12 लेक्चर होने का मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा समय हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे भी अगले आने वाले फर्दर चैप्टर्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत जल्दी हम लोग इस चैप्टर को, आज ही इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करके अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो डेरिवेशन है, नेक्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या, ये एक क्वेश्चन के पार्ट में है, तो मैं इसको एक क्वेश्चन का नाम दूंगा। इट इज अ क्वेश्चन इन विच अ डेरिवेशन इज आस्क्ड। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज्ड बाय अ डिस्क ऑफ रेडियस ए with a uniform surface charge density sigma at a point along the axis of the disk at distance x from its center। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है ये एक डिस्क है, ठीक है। ये इस डिस्क का सेंटर है और इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट P है। इस बार क्या है, ये एक रिंग नहीं है, इस बार बेटा ये एक डिस्क है। इट इज अ डिस्क, और इस डिस्क का जो रेडियस है, इस डिस्क का जो रेडियस है वो इस बार स्मॉल a है। स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मैं लिख भी दे रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा, वो सिग्मा के बराबर है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इसके सेंटर से अगर x डिस्टेंस पर यहां कहीं पर एक पॉइंट P है, तो आप इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो। अब आप सोचो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखो जब बेटा रिंग होता था तो हम लोग एक एलिमेंट ऊपर मानते थे, एक एलिमेंट नीचे मानते थे। याद करिए, मैं आप लोगों को अगर उस डेरिवेशन को दिखाऊं रिंग वाला, तो ये देखिए, ये है वो डेरिवेशन। रिंग के लिए एक एलिमेंट ऊपर माना था, एक नीचे माना था। इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसी बनाई थी, नीचे वाले की वजह से ऐसी बनाई थी। फिर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट किया था, साइन थीटा कैंसिल हो गया था, है ना। और फाइनली आपने जब सॉल्व किया था तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई थी 1/4πε0 qx/a² प्लस x² की पावर 3/2। आज हमारा क्वेश्चन बदल गया है, अब रिंग नहीं है, अब डिस्क है। तो जब भी कभी ऐसी कोई एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है, ठीक है ना, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती है, तो आप याद करो ऐसे में हमेशा हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो बेटा एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। अब सोचो अगर डिस्क है तो वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है, एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको अगर स्ट्रेच किया जाए तो वो एक पूरे इस डायग्राम का शेप ले ले, ठीक। तो आप सोचो अगर हमें डिस्क का शेप दिलाना है तो वो एलिमेंट बेटा, क्या वो एलिमेंट एक रिंग जैसा होना चाहिए जो अभी आपने देखा पीछे पलट करके। सो वी हैव अज्यूम्ड द एलिमेंट लाइक दिस रिंग। ये रिंग हमारा एक एलिमेंट है। देखो मैं इसको यहां बना रहा हूं डायग्राम, आप भी सावधानी से बनाइएगा ताकि डायग्राम आपका खराब नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। लेट अस सपोज इस रिंग का रेडियस r है,
इसकी ये जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज dr। ठीक है, अब आप सोचो इस रिंग की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं dE लिख रहा हूं, बोलो भाई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया भी था पीछे, वो फॉर्मूला ये है बेटा 1/4πε0 QX अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे दैट इज DE इन x डायरेक्शन, इसका नाम मैं DEX लिख दे रहा हूँ क्योंकि x डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 dq इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। भाई क्योंकि इस बार जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट एक रिंग है, और रिंग की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम सिंपली निकाल सकते हैं, दैट विल बी लाइक दिस dqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो भाई, जल्दी से आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं मैंने बोला है तो आपने छाप लिया, दिमाग लगा करके बेटा समझते हुए लिखिएगा हर चीज को आप। ठीक है, अब बात बस इतनी सी आती है कि इस dq की वैल्यू कितनी है। तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सो dq अपॉन dA, तो dq की वैल्यू हो जाती है सिग्मा इंटू dA। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो dA क्या है, dA का मतलब इस रिंग का एरिया। भाई जो हमारा एलिमेंट हमने माना है, दिस एलिमेंट इज अ रिंग। सोचो आप जरा इस रिंग का एरिया कितना होगा, अगर कोई रिंग का एरिया आपसे पूछे तो वो एरिया होना चाहिए रिंग का लेंथ इंटू उसका विड्थ। भाई लेंथ कितना होगा इस रिंग का 2πr, लेंथ कितना होगा 2πr, और विड्थ कितना है उसका बच्चों dr, तो dq की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा इंटू 2πr dr। यही वैल्यू मैं उठा करके यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक, सो चेक करिए 1/4πε0 dq की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये तो Ex बन जाएगा, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। ठीक, और ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर हम करेंगे इसमें जो जो कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप चेक करिए इस 2π से ये 4π कैंसिल होकर के यहाँ 2 आ जाएगा। तो जो जो कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है ध्यान से देखिए, सिग्मा x अपॉन 2ε0 ये सब कांस्टेंट था, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा dr, dr मतलब क्या है r यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो चेक करो r किसका रेडियस है बेटा, एलिमेंट का रेडियस है। तो एलिमेंट का मिनिमम रेडियस क्या हो सकता है बताओ भाई, मिनिमम रेडियस क्या हो सकता है 0, और मैक्सिमम रेडियस इसका कितना हो सकता है a। सो दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू a। अब देखिए ध्यान से, फिजिक्स का काम तो सिर्फ इतना ही है, फिजिक्स का काम यहाँ पे खत्म है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमने आपको लास्ट क्लासेस में सिखाया था। इस टाइप के इंटीग्रेशंस को करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से किसी को कुछ अलग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर जो डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर मैं इसको t अज्यूम कर लूंगा तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, x तो कांस्टेंट है बेटा, x ये डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, लेकिन ये जो r है ये एलिमेंट का रेडियस है।
एलिमेंट छोटा भी हो सकता है तो रेडियस छोटा हो जाएगा, एलिमेंट बड़ा भी हो सकता है तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल r जो है वो वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों dt। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता था कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t मानना है? तो बेटा जब आप लोग ऐसे ढेर सारे इंटीग्रेशंस करेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा। वैसे मैं बता दूं मैंने क्या सोचा था, मैंने देखो ये सोचा था, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन मैंने मन ही मन में कर लिया था, जो कि 2r dr था, और ऊपर चेक करो r dr रखा हुआ है, इसलिए मेरे दिमाग में आया मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो अब क्या आ गया हमारे पास, Ex की वैल्यू आ गई सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट r dr की जगह हम लोग लिख सकते हैं dt बाई 2 इंटू ये जो पूरा टर्म है इसको तो मैंने t मान लिया, तो t की पावर 3/2। क्लियर है? ये बन जाएगा आपका सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो लिमिट्स जो इस बार हैं, अभी तक लिमिट r की थी, अब वही लिमिट आपकी t की हो जाएगी। भाई पहले आप इंटीग्रेट r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तब लिमिट 0 से a थी, अब वही इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट भी तो t के हिसाब से होनी चाहिए ना। तो आप चेक करो, जब r की वैल्यू 0 है, when r is equal to 0, जब r 0 होगा तब बेटा t किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के। तो लोअर लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट x स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली जब अपर लिमिट a के बराबर थी तो आप r की जगह a रख दीजिए, r की जगह a रखिए, तो t की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब भी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आप लिमिट्स को जरूर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने देखो लिमिट्स को चेंज कर दिया है। अब मैं वापस सिंपल इंटीग्रेशन पर आ जाता हूं, ये बन जाएगा t की पावर -3/2 इंटू dt। सो दिस इज सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट t की पावर -3/2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। सो दिस विल बी फ्रॉम x स्क्वायर टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलिए पेज खत्म हो रहा है इसलिए मैं नीचे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसी को और सिंप्लीफाई करते हुए सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा -1/2 का ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 भी मैंने बाहर कर लिया। अपर लिमिट लगाइए तो 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट अंडर रूट x स्क्वायर। ठीक है, सो वी कैन राइट इट सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस को बेटा मैं अंदर भेज दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहां से हम लोग चाहें तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इस x को अंदर भी भेज सकते हैं। इस x को अंदर भेजना चाहते हैं अगर आप, तो एक नया फॉर्म इसी का आ जाएगा फॉर्मूले का। वो नया फॉर्म है Ex इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये x बेटा अंदर भेजेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x। क्लियर है? तो देखो इस तरीके से अब आपने डिस्क के लिए निकाल लिया है ना।
आपने डिस्क के लिए निकाल लिया, ऐसे किसी भी फिगर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करवाया जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप दिमाग लगा करके बेटा इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस, लेकिन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। डेरिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसी कॉन्सेप्ट में जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया है, उसी डाइपोल का सबसे आखिरी क्वेश्चन जो अक्सर पूछ दिया जाता है, वो आखिरी क्वेश्चन ये है कि सर आपने अभी तक डाइपोल के जितने भी केसेस पढ़ाए हैं उन सब में आपने बोला है कि जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने चल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में मैं इस डाइपोल को, now let us suppose this dipole is placed in a non-uniform electric field। अगर यही डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब आप क्या करेंगे भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था तब तो आपने बोल दिया सर ठीक है हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए बेटा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता था, जैसे हम लोगों ने ये लाइन बनाई, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है। यहां पर अगर E थी तो यहां पर भी E है, तो ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाए कि आपने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहां पे पहुंचते ही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 2E हो गई, मतलब 2 गुनी हो गई, तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस टाइम इट इज अ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और थोड़े डिस्टेंस आगे यही इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 हो गई, तो ये आपका कहलाएगा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब यही हुआ हमारा कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही होगी या तो ये डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। अब सोचो अगर किसी डाइपोल को हम लोग इस तरह की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर डाइपोल है तो उसके 2 चार्जेस होंगे भाई। मान लो ये ऐसा डाइपोल है, यहाँ पर -q चार्ज था, यहाँ पे +q चार्ज था। अभी तक आपने बोला था कि इसके ऊपर फोर्स इधर लगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थे, तो नेट फोर्स 0 हो गया था। लेकिन अभी क्या होगा कि इस पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो इस पर जो इधर फोर्स लगेगा वो -q इंटू E1 लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो q इंटू E2 लगेगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो दिस टाइम F नेट, जो नेट फोर्स था वो पहली बात 0 नहीं होगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि उसके ऊपर नेट फोर्स इस बार 0 नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात, जो टॉर्क अभी तक आप निकाल रहे थे जिसको आपने कपल का नाम दिया था कि दैट वाज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस बार क्योंकि वो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट नहीं है तो कपल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। मैं ये भी लिख रहा हूं यहां पे, couple would not form as it requires equal and opposite forces। तो
तो कपल फॉर्म नहीं होगा भाई। अब कपल फॉर्म नहीं होगा तो टॉर्क तो लगेगा, है ना, टॉर्क तो रहेगा, टॉर्क है बट इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। तो जो टॉर्क यहां पर होगा, टॉर्क जिसको हम टाउ वेक्टर बोलते हैं, दैट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। लेकिन इस बार जो ई वेक्टर है दैट इज वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, वो कैसा है, वेरिएबल वेक्टर है। इसीलिए मैंने आगे आर लिख दिया है, ठीक है। वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ डाइपोल। आर वेक्टर क्या है, डाइपोल के सेंटर का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब बेटा समझ जाओ, जैसे ये मान लो डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन को इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ऐसी लाइन, ये जो वेक्टर होता है दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर आपका आर वेक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फोर्स जो है वो जीरो नहीं होता है, नेट फोर्स, और टॉर्क की वैल्यू जो है वो P क्रॉस E होती है। इसके और कुछ स्पेसिफिक केसेस में अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक केसेस का मतलब ये हो गया, इफ डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, if dipole is parallel or anti-parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। भाई डाइपोल जो है वो या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल। स्पेशल केस में अगर हम घुस रहे हैं तब देखो क्या होगा भाई, ठीक है। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं एकदम क्लियर लिख रहा हूं, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इट इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, ठीक है। और डाइपोल जो आपका है वो डाइपोल इसी तरीके से रखा हुआ है, इसी के पैरेलल रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है जो कि आप सबको पता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इस तरीके का डाइपोल मोमेंट है। ऐसे में आप चेक करो बेटा, जो नेट टॉर्क होगा, टॉर्क टाउ नेट, ये तो जीरो है। क्यों जीरो है, सोचो जरा ध्यान से। टॉर्क जो होता है दैट इज ड्यू टू फोर्स, और फोर्स यहां पर आप चेक करो उसी की डायरेक्शन में है, चेक करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों फोर्सेस के बीच की वो जीरो है, क्योंकि वो लीनियर हो गया, तो टॉर्क तो जीरो है। बट एफ नेट इज नॉट जीरो, लेकिन जो नेट फोर्स है बच्चों वो जीरो नहीं है। फोर्स इस बार जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फील्ड है तो सोचो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा QE2 वो बड़ा होगा, जबकि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ QE1 वो छोटा होगा। तो आप कहेंगे ना QE2 माइनस QE1, और इसकी एक नेट वैल्यू होगी जो कि किधर की तरफ होगी, अगर हम इसमें लिख दें तो ये नेट जो वैल्यू होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट साइड में होगी, तो नेट फोर्स आपका राइट साइड में हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो भी बेटा यही होगा कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा, जबकि नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंट केसेस for this chapter.